बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैदे तक की साख्त के हवाले से निज़ाम की जो इंसान में पाई जाती है वो बताया था। आज मैं आपको छोटी आंत की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से जो है वो डिटेल से बताऊंगा। ये जो तमाम लेक्चर आपको दिया जा रहा है या जो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम जो है वो निज़ाम को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। उसमें क्या-क्या अफ़आल पाए जाते हैं, कुदरत ने क्या-क्या निज़ाम रखा है, किस तरह वो काम करते हैं, किस तरह उनका फ़ंक्शन होता है, किस तरह वो हमारे जिस्म पर अमल करते हैं और हमारा जिस्म तंदुरुस्त व तवाना रहता है और अपने अफ़आल को अंजाम देता है। उसके बाद हम मैदे और ग़िज़ा के अंदर पाई जाने वाली बीमारियों के हवाले से वन बाय वन और उनके काज़ेज़ क्या हैं, उनकी अलामात क्या हैं और उसका जो है वो होम्योपैथिक इलाज क्या है। इसके अलावा जो ग़िज़ाएँ हैं, जो मैदे के लिए ज़रूरी हैं या वो अफ़आल जो हमें परफ़ॉर्म करने चाहिए ताकि हम मैदे और जिगर की और दीगर बीमारियों से महफूज़ रहें पेट की, उन पे सैर हासिल गुफ्तगू की जाएगी। तो लिहाज़ा आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ में आप एक सेहतमंद ज़िंदगी का राज़ जान सकें। हमारे 80 टू 90% लोगों के जो है वो मसाइल ये हैं कि मैदे से रिलेटेड है और डिफरेंट फैक्टर्स जो मैदे को अफेक्ट करते हैं उसके हवाले से है। और फ़ी ज़माना जो अफ़आल हैं, जो ग़िज़ाई हालात हैं हमारे, जो हमारा वे ऑफ लाइफ़ है, उसमें हमें ये तमाम चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये लेक्चर सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ, वो जिस हिस्से को मैं डिस्कस करने लगा हूँ, वो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये नीचे आपको ये नज़र आ रहा है तमाम। ये 30 फुट तकरीबन लंबी नाली होती है जिसमें से ग़िज़ा गुज़रती है इंसान के जिस्म से। तो इस जो छोटी आंत है, इसको मसरूफ़ तरीन स्टेशन का नाम भी दिया जाता है। यहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो अहम मरहला है ग़िज़ा की तहलील का, निज़ाम का, डाइजेशन का, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड द एंट्रेंस ऑफ द वाइटल हार्मोन्स जो है वो यहाँ पे अंजाम पाता है, जिसे हमें छोटी आंत भी कहते हैं। ये जो है छोटी आंत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहले हिस्से को जो मैदे का इब्तदाई हिस्सा है, जो छोटी आंत है, उसको 3 लेवल मिनिएचर ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से तशबीह देते हैं। 3 लेवल मिनिएचर ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से तरजीह देते हैं, जिसके 3 लेवल हैं। जो उसका इब्तदाई हिस्सा है, उसे ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम। और दरमियानी जो हिस्सा है उसको जेजुनम कहते हैं और जो आखिरी हिस्सा है मैदे का, उसे इलियम कहते हैं। इस टर्मिनल में जो है लाखों की तादाद में ग़िज़ाई अज्जा जो है वो ट्रैक्स माइक्रोबिलाई पर से गुजरती हैं। इस निज़ाम के तहत 90% स्टार्च और जो हमारी फैट्स हैं और कम मिकदार में जो हयातीन है और मादनियात हैं वो जुज़्वे बदन बनती हैं। इस 3 लेवल की ट्रेन का शेड्यूल जो है वो हम बयान करने जा रहे हैं। वो क्या है? लेवल 1 में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। दूसरे लेवल में सिंपल शुगर, पानी में हल हो जाने वाले विटामिन सिवाय विटामिन B12 के, और लेवल 3 में अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का रह जाने वाला हिस्सा होता है, चिकनाई में हल हो जाने वाले विटामिन A, K, G और B12 और फैटी एसिड्स। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटाशियम और अल्कोहल वगैरह। जो छोटी आंत है वो एक नाली नुमा, ये जो छोटी आंत आपको नजर आ रही है नीचे और ये जो ऊपर डायग्राम में नजर आ रही है, एक छोटा
नाली नुमा हिस्सा है। मैं तमाम डॉक्टर हजरात को, जो होम्योपैथिक डॉक्टर मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स जो मेडिकल से रिलेटेड है, या तमाम आम कॉमन मैन जो देख रहा है, ये एक नाली नुमा हिस्सा है। जो इंसान की छोटी आंत है तो एक नाली नुमा हिस्सा है। और ये जो है 3 हिस्सों, ड्यूडेनम, जैजनम और इलियम, यानी असना अशरी आंत, खाली आंत और पेचीदा आंत पर मुश्तमिल होता है। इन तीनों हिस्सों में ज़ाहिरी और किरदारी हिसाब से जो है वो काफ़ी मुशाबियत है। और इस आंत का जो है वो बहुत ही अहम किरदार है हमारी ग़िज़ा की डाइजेशन में। जो 12 अंगस्थ, यानी जो पहला हिस्सा है, 12 अंगस्ती आंत, या इसे असना अशरी आंत भी कहते हैं, अंग्रेजी में से ड्यूडेनम कहते हैं, पहला हिस्सा जो है। और ये जो है मैदे के ज़ेरी सुराख, ये देखें, ये मैदे का जो ज़ेरी सुराख है, बिल्कुल इसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। जब ग़िज़ा मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम होती है तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल से ड्यूडेनम में आ जाती है, जो कि मैदे की ये आंतों का, छोटी आंतों का पहला हिस्सा है, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है इंग्लिश में। ये जो है मैदे के ज़ेरी हिस्से से शुरू होता है, जैसे कि मैंने कहा, और खाली आंत तक आता है। इस हिस्से में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल अवामिल जो है वो बड़ी तादाद में वकू पजीर होते हैं, क्योंकि इसी हिस्से में पित्ते की रतूबत, ये पित्ते की रतूबत, ये गाल ब्लैडर आपको नजर आ रहा है, ये इसकी रतूबत, जिसे सुफरा, ये जो पित्ते की रतूबत है वो सुफरा और लबलबे की रतूबत शामिल होती है इसी हिस्से में। पित्ते की रतूबत भी, बाइल भी, और लबलबे की जो है पैंक्रियाटिक जूस जो है वो इसमें शामिल होता है। अच्छा, आगे चलते हैं, जिसे छोटी आंत का दूसरा हिस्सा या जैजनम भी कहते हैं। ये छोटी आंत का हिस्सा, इसे क्यों अलग नाम दिया जाता है? क्योंकि ये मरने के बाद अज मर्ग खाली होती है, और इसकी लंबाई जो होती है वो 7.5 फुट होती है। अब आप ये याद रखें कि इसे क्यों कहा जाता है कि ये मरने के बाद खाली होती है, और इसकी लंबाई जो होती है 7.5 फुट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैजनम। और ये हिस्सा ड्यूडेनम से शुरू होकर जो है वो पेचीदा इलियम की तरफ जाता है। यानी ये एक दरमियानी जो है वो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दरमियानी पार्ट है। पहले ड्यूडेनम है, उसके एंड पे इलियम है, लेकिन दरमियान में जो आती है जैजनम। इसे खाली आंत भी कहा जाता है क्योंकि ये बाद अजमर खाली होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 7.5 फुट होती है। और जो छोटी आंत का आखिरी हिस्सा होता है उसे हम इलियम कहते हैं। इसमें बेशुमार क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं। इलियम में बेशुमार फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, बेशुमार फोल्ड्स होते हैं। और जिसे उर्दू में बल भी कहा जाता है, इसीलिए इसे पेचीदा आंत या इलियम कहा जाता है। यानी जो आखिरी हिस्सा है आंतों का, इलियम, उसे इलियम क्यों कहते हैं, पेचीदा आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फोल्ड्स होते हैं, काफी तादाद में बल पाए जाते हैं। इट इज फोल्डेड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, दैट इज the reason why we say it as ileum. The last part of the small intestine is called ileum due to the folds which are present in it. It's very complex in nature. That is why we call it a complex part of the intestine. और इसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 6 इंच होती है। The length of the ileum is about 6 inch.
अच्छा, मजे की बात है कि जो छोटी आंत होती है उसके अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक उभार पाए जाते हैं, और जिन्हें विलाई कहते हैं। उंगली नुमा उभार जो पाए जाते हैं छोटी आंत के अंदरूनी हिस्से की जानिब, उससे कहा जाता है विलाई। और हर विलाई पर मजीद जो है वो माइक्रो विलाई होते हैं, और ये जो विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं ये ग़िज़ा पर अमल करते हैं, इनका एक असर होता है, ग़िज़ा पर इनका एक फंक्शन होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इंसान के अंदर बेमानी पैदा नहीं की। और ये जो विलाई हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, इनकी अंदरूनी अंदर साइड पे इनर साइड ऑफ द इंटेस्टाइन एक उभार होते हैं छोटे छोटे, और उसके बाद फर्दर डिवाइडेड इनटू माइक्रोविलाई जो ग़िज़ा पर अमल करते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मैदे से जब ग़िज़ा ड्यूडेनम के जरिए छोटी आंत में आती है, जब मैदे से ग़िज़ा छोटी आंत के जरिए ड्यूडेनम में आती है तो क्या होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और इसकी जो शेप है वो गोल है। ड्यूडेनम की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है और ये गोल होती है, और इस पर पित्ते से सुफरा और लबलबे से जो इंसुलिन शामिल होना शुरू होती है। बड़ी मजे की बात और बड़ी हैरानकुन बात है, कुदरत के शाहकार में से एक शाहकार है कि जब ग़िज़ा जो है वो मैदे से ड्यूडेनम में आती है तो इसमें क्या चीज शामिल होती है, पित्ते से सुफरा, बाइल यानी कि गाल ब्लैडर से बाइल, और लबलबे से इंसुलिन शामिल होना शुरू हो जाती है, और मुख्तलिफ गदूदों की रतूबतें जो है वो ग़िज़ा के हजम होने में मदद देती है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला पार्ट आंतों का कितनी अहमियत का हामिल है ग़िज़ा की डाइजेशन के हवाले से। इसके अलावा छोटी आंत में जो ग़िज़ा के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो यूजफुल हैं या जैसे हैं, मतलब उनकी जो है वो अलहदगी का अमल भी वाक़ होता है, और इस ग़िज़ा की अलहदगी के अमल में जो है ब्रेन, पैंक्रियाज, लिवर और मुख्तलिफ हार्मोन जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। यानी इसमें जो इस हिस्से में ग़िज़ा की मुख्तलिफ जो मादे हैं या मुख्तलिफ जो अज़ा उसके जो पार्ट्स हैं, ग़िज़ा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी जो है वो अलहदगी होती है, और इसमें ब्रेन, लबलबा, जिगर और डिफरेंट हार्मोन्स जो अपना रोल अदा करते हैं। जो लबलबा और जिगर है, ये आपको जिगर नजर आ रहा है, ये डायग्राम में लबलबा, ये जिगर और ये पैंक्रियाज, ये दो जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है इन आंतों के साथ, जो कि दो नालियों के जरिए मुंसलिक होते हैं, और इन दोनों नालियों में डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होती हैं। इन दोनों नालियों में एक जो है पैंक्रियाज एक नाली के जरिए छोटी आंत के साथ मुंसलिक होता है, और एक मैदा, और दूसरा जो है जिगर, जिगर की जो रतूबत है बाइल वो पित्ते में, और पित्ते के जरिए वो ये इंटरकनेक्टेड है दो नालियों के जरिए, लीवर एंड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस पैदा करता है जो कि छोटी आंत में जाता है, और लीवर जो है वो बाइल पैदा करता है सुफरा, जो कि वो भी छोटी आंत में आता है। लिहाजा पित्ते और जिगर की जो रतूबतें हैं वो छोटी आंत में आकर ग़िज़ा पर अमल करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस ग़िज़ा की छोटी आंत के पहले हिस्से की क्या अहमियत। यानी ग़िज़ा की अलहदगी का अमल, यानी टूट फूट का अमल भी कहलाता है। ग़िज़ा की अलहदगी का अमल टूट फूट का, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, दे आर बीइंग broken down, they are being separated, they are divided into different parts due to the action of different kinds of hormone on this part of the intestine.
और ग़िज़ा की तोड़ फोड़ का अमल इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि ग़िज़ा में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो आपस में यकजा होते हैं। तो इनमें से हर क्रिस्टल की अफादियत इसके मखसूस आज़ा तक पहुँच कर ही कारगर होती है। मतलब साल में, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, अगर ये अज्जा अलहदा ना हो और इनके लिए फिर जो है अपने मखसूस आज़ा तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है और इंसान का जो मुख्तलिफ आज़ा हैं वो उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लिहाजा जो ग़िज़ा की टूट फूट का अमल, ग़िज़ा में मुख्तलिफ हार्मोन्स जो है, कैटालिटिक एंजाइम्स का जो है वो शामिल होना लबलबे से, जिगर से, वो छोटी आंत में वकू पजीर होता है। और उनमें एक बार फिर मैं याद दहानी के लिए आपको बता दूं कि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो लबलबे से और जिगर से जो है वो बाइल डक्ट के जरिए बाइल जो है वो छोटी आंतों में आती है, जिससे ग़िज़ा के जो मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो टूटते हैं और उनकी जो है वो अलहदगी का अमल शुरू होता है, और ताकि वो उनमें जो यूज़फुल जो है जो हिस्से हैं वो मुख्तलिफ आज़ा तक पहुँच सके, ताकि वो उन्हें इस्तेमाल करें और इंसान का जो जिस्म है उससे अपनी तवानाई हासिल कर सके। यानी जो ये हिस्सा है इसमें टूट फूट का अमल हो रहा है, इसमें एंजाइम शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो ग़िज़ा है वो डिवाइड भी हो रही है मुख्तलिफ पार्टिकल्स में, अलहदा अलहदा उसका जो है वो तोड़ फोड़ का अमल भी जारी है। अच्छा, आमतौर पर जो इंसान की ग़िज़ा होती है वो 3 बड़े अज्जा पर मुश्तमिल होती है, जिसमें प्रोटीन, स्टार्च और चिकनाई फैट्स शामिल होते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि हमारा जो मैदा, ये हमारी छोटी आंत, ये तमाम ये जो चीज मैदा है वो प्रोटीन का बना होता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो इंसान की जिल्द है, ये जो मैदा है, ये तमाम प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें अगर प्रोटीन और फैट्स, स्टार्च, हर एक की एक मखसूस साख्त होती है और वो उसका एक जिस्म में अपना अपना हिस्सा है टू बिल्ड अप दी डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी उसके मतलब उसकी कारकर्दगी में, उसकी तोड़ फोड़ की, इसकी रीबिल्डिंग में, उसकी असर नौ तामीर में जिस्म की प्रोटीन का अपना किरदार है, स्टार्च का अपना किरदार है, जो अपने अपने मखसूस किरदार अदा करते हैं। इनमें से हर एक की जो एक मखसूस साख्त होती है। इसमें हमने 3 चीज़ों का जिक्र किया, प्रोटीन, स्टार्च और चिकनाई फैट्स, और इसकी हर एक की एक अपनी अपनी मखसूस साख्त होती है जिसके अंदर पाई, जो इंसानी जिस्म में इस्तेमाल होने से पहले टूट फूट का शिकार हो जाती है। अब मजे की बात यह कि जो जिस्म में तैयार होने वाले एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, लाइक ए वो इससे छुरी की मानंद वो प्रोटीनी जंजीर पर हमला करते हैं और इसे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, और यूं प्रोटीन के जो है अलग अलग प्रोटीन जो है वो डिवाइड हो जाती है। यानी एंजाइम्स प्रोटीन पर अमल करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं और उसको अलग अलग हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसके अलावा जो स्टार्च है, शक्कर के इन सालमों का भी वही हाल होता है जो प्रोटीनी जंजीर का होता है। यानी शक्कर के जो क्रिस्टल्स हैं साल में हैं, मुख्तलिफ खामरों के हमले के नतीजे में अलग हो जाते हैं और बासानी हजम हो जाते हैं। लिहाजा प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स, अब फैट्स की जो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है फैट्स, चिकनाई छोटे छोटे कतरों में तहलील होकर छोटी आंत की दीवारों में सराहियत कर जाते हैं। यानी चिकनाई कहाँ सराहियत करती है, एब्जॉर्ब होती है, पहले वो टूटती है, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स हैपन्स into the small intestine, then it is absorbed from the walls of the intestine into the blood, और ये ऐसी जगह जाके स्टोर हो जाती है जिस्म में जहां जरूरत के वक्त ये काम आती रहती है। तो अब आपने देखा कि छोटी आंत में ग़िज़ा का दारोमदार इस तरह नहीं है कि ग़िज़ा पहले कौन सी हजम हुई या बाद में कौन सी हजम हुई। अब
हम इसको जो प्रायोरिटाइज करते हैं कि इसको जो है जो चीज पहले हजम होती है या बाद में हजम होती है, जो सबसे पहले जो हजम होता है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में तब्दील होता है और ये सबसे पहले हजम होता है। उसके बाद जो है वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स जो है उसके बाद अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाते हैं और ये दूसरे नंबर पर जाकर इनकी डाइजेशन होती है। और जो चिकनाई है वो जिस्म में या आंतों में फैटी एसिड में तब्दील हो जाती है और ये सबसे बाद में हजम होती है मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद। इसीलिए आपने देखा होगा जब जंक फूड खाते हैं या फैट्स वाले फूड खाते हैं तो काफी देर तक मैदे में पड़े रहते हैं और उनके इंतजाम का अमल बहुत देर तक जारी रहता है। तो सबसे काबिल जिक्र बात यह है कि जिस्म में तीन चीजें, स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है और ग्लूकोज या शुगर में तब्दील होना सबसे पहले वकूअ पजीर होता है जिस्म के अंदर ग़िज़ाई अमल के दौरान। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाती हैं और ये उससे स्लाइटली लेट जो है उनके डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है। और तीसरे नंबर पे जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में तब्दील हो जाती हैं और ये सबसे बाद में मुख्तलिफ मराइल से गुजरने के बाद हजम होती है, जो चिकनाई होती है। इसीलिए जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो देर तक मैदे में मौजूद रहती हैं। उनके कैटालिटिक इफेक्ट एंजाइम का उन पे जो है वो टाइम लेता है, उनका ब्रेकडाउन लेट होता है, उनका फैटी एसिड्स में तब्दील होना थोड़ा सा स्लाइटली लेट होता है और सबसे बाद में जो है वो चिकनाई जो है वो हजम होती है। इसीलिए जो है मैदे में चिकनाई वाली जो चीजें हैं काफी देर तक मौजूद रहती हैं। अच्छा, जब मजे की बात यह है कि जब छोटी आंत में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट्स अपने ग़िज़ाई अमल मुकम्मल कर चुके होते हैं तो जो अमाइनो एसिड हैं, शुगर है, विटामिन बी एंड सी है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि बड़े गौर से कि जो छोटी आंत में, अब इस छोटी आंत में कौन कौन से अवामिल मौजूद हैं, कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं। उनमें अमाइनो एसिड, शुगर, विटामिन बी एंड सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो क्या होते हैं, वो खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। खून में, छोटी आंतों से खून में एब्जॉर्ब होने के बाद खून के जरिए दे रन इनटू द ब्लड एंड आफ्टर दैट दे आर स्टोर्ड इनटू द लीवर। यहां पे फिर सुनिए, जितना भी स्टार्च, अमाइनो एसिड, शुगर, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो डाइजेशन के नतीजे में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो फिर कहाँ चले जाते हैं, ये हो जाते हैं जिगर में स्टोर हो जाते हैं। यहां पे आके ये स्टोर हो जाते हैं और फिर वहां से जिगर के जरिए ये स्टोरेज के बाद ये तमाम जिस्म में भिजवा दिए जाते हैं। यानी अगर आप स्टोर हाउस कहें इसको, लीवर को, मुख्तलिफ मुफीद अज्जा का, तो ये बेजाना होगा क्योंकि जिगर के बाद जो है ये आज़ाद जो ये मुख्तलिफ जो यूजफुल चीज़ें हैं ये जिगर के बाद जरिए ये मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को पहुंचा दी जाती हैं जहां ये काम आती है। अच्छा, जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी, ई और के वो लिम्फ निज़ाम में जाते हैं, लिम्फ निज़ाम में चले जाते हैं और उसके बाद जो है लिम्फ निज़ाम में जाने के बाद, लिम्फ निज़ाम में जाने के बाद जो है ये जिगर में चले जाते हैं। तो बाकी जो है जहां से ये जिस्म में भिजवाए जाते हैं। यानी जो कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है, विटामिन ए, डी, ई और के है,
वो लिम्फ निज़ाम में जाते हैं एंड वाया लिम्फ निज़ाम ये कहां पे स्टोर होते हैं जाकर? जिगर में, और फिर ये बाकी जिस्म में भिजवा दिए जाते हैं। यानी जिगर के बाद ये जिगर जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है बाकी मुख्तलिफ जिस्म में। अच्छा, मजे की बात यह कि जब ये जिगर के जरिए ये तमाम जिस्म के खुलियों में पहुंचते हैं, तमाम जिस्म के खुलियों में जब ये पहुंचते हैं तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म के अमल से गुजरते हैं। ये तमाम अज्जा जिस्म के खुलियों में जाने के बाद सेल्स में, द बेसिक पार्ट ऑफ द बॉडी इज द सेल, जब ये सेल्स में पहुंच जाते हैं तो फिर उसके जाने के बाद मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू होता है। मेटाबॉलिज्म दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तामीरी और तखरीबी दो तरह के अमल जिस्म में हर वक्त होते रहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू होता है और उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होता है, जिस्म को ईंधन मिलती है, ईंधन, एनर्जी, हीट, और नए खुलियात और टिश्यूज तश्कील पाते हैं। न्यू सेल्स आर क्रिएटेड, न्यू सेल्स आर जनरेटेड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू टिश्यूज आर फॉर्म्ड। और इस अमले तहवील में यानी मेटाबॉलिज्म का वो हिस्सा जो जिस्म को ईंधन फराहम करता है वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। जबकि मेटाबॉलिज्म का वो हिस्सा जो जिस्म की नई बाफ्तें यानी टिश्यूज तश्कील देता है उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जो खुराक के बच जाने वाले अज्जा होते हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। यानी अब आपने देखा, फिर दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि इस छोटी आंत में जब तमाम अज्जा का अमल मुकम्मल हो चुका था हजम का, तो अमाइनो एसिड, शुगर, विटामिन बी एंड सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है वो खून के जरिए जिगर में चले जाते हैं, जहां पे स्टोर हो जाते हैं और वहां से जो है जिगर पे यहां पे आ जाते हैं, छोटी आंत से यहां पे आ जाते हैं और यहां से फिर ये जिगर जो है इनको तमाम अज़ा में ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह जो फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है और विटामिन ए, डी, ई और के है वो लिम्फ निज़ाम में जाते हैं। काबिल गौर बात ऐसे याद रखिएगा कि जो फैटी एसिड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए, डी, ई और के हैं वो लिम्फ निज़ाम में जाते हैं। इसके बाद खून में शामिल होकर जिगर में चले जाते हैं। जिगर में इस जगह ये सेव हो जाते हैं और जिगर के जरिए ये तमाम जिस्म में फिर भिजवाए जाते हैं। ये तमाम जो अज्जा जब जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों में भेजे जाते हैं, सेल्स में जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर उस जगह पे जाने के बाद, तमाम जिस्म में जाने के बाद जो सेल्स में जब ये डिवाइड होते हैं, खुलियों में जाते हैं जो बेसिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, फिर वहां पे मेटाबॉलिज्म का अमल शुरू होता है। और जब जो इसमें अब दो तरह के अमल होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म का वो हिस्सा है जो जिस्म को ईंधन फराहम करता है, जबकि एनाबॉलिज्म वो है जिससे जिस्म के नए टिश्यूज फॉर्म होते हैं, बनते हैं, तश्कील पाते हैं, जिन्हें उर्दू में बाफ्तें भी कहा जाता है। टिश्यूज, टिश्यूज से क्या बनते हैं? मसल्स बनते हैं, दिल के मसल्स, मैदे के मसल्स, जिस्म के मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्ट्राइएटेड मसल्स और इसी तरह मैदे के जो मुख्तलिफ मसल्स हैं वो टिश्यूज जो है वो तश्कील पाते हैं। लिहाजा जो खुराक का बाकी बच जाने वाला हिस्सा, अब देखें इस खुराक का जो बाकी बच जाने वाला हिस्सा है वो किस में आ जाता है? यहां से बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत है, ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी आंत में आ जाता है, इधर आ जाता है, इस बड़ी आंत में ये आके शामिल हो जाता है, इधर आ जाता है जो बकिया पार्ट है। यानी यूजफुल जो अमल है ग़िज़ा का वो मुकम्मल हो जाता है छोटी आंत में और बाकी जो हिस्सा है वो इधर आ जाता है। तो इस लेक्चर में आप समझ चुके होंगे कि छोटी आंत किस तरह हमारे जिस्म के निज़ाम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना अहम किरदार अदा करती है। तो लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर तक आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि
आने वाली वीडियोस में हम मैदे की हवाले से जो बीमारियां हैं और मैदे का जो निज़ाम है उस पर तफसील के साथ सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और उसके हर एस्पेक्ट पे गुफ्तगू करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जिस्म कैसे जो है वो अमल करता है और कैसे ग़िज़ा का जो है निज़ाम होता है हमारे जिस्म के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।